देखो नेक्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। देखो इसमें क्या क्या चीजें पढ़नी है, तो इसमें हमको डिफरेंट टाइप की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं उनको स्टडी करना है, जैसे रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड वेव्स, लाइट भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, और गामा रेज, इन सब के बारे में हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे। जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है, ठीक है, कैसे उनको प्रोड्यूस किया जाता है और डेली लाइफ में उनका यूज क्या है और कैसे इनके बारे में हमको पता चला, ये सारी चीजें हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ी सी हिस्ट्री की बातें बता रहा हूं कि किस तरीके से हमको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में पता चला। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था ओरस्टेड। ओरस्टेड ने एक एक्सपेरिमेंट किया था और उससे पता लगाया कि जब हम किसी भी वायर में करंट फ्लो करते हैं तो इस करंट की वजह से इस वायर के चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। क्या प्रोड्यूस होगा? मैग्नेटिक फील्ड। यानी इलेक्ट्रिक करंट को यूज करके आप क्या प्रोड्यूस कर सकते हो? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकते हो। ओरस्टेड ने एक्सपेरिमेंट किया, उसने क्या किया, एक वायर लिया और उसमें करंट फ्लो करके देखा। उसने देखा कि जैसे ही वायर में करंट फ्लो करते हैं इसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, और इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इस वायर के पास में रखी मैग्नेटिक निडल में डिफ्लेक्शन आता है। तो इससे ये कंफर्म हो गया कि करंट की वजह से क्या प्रोड्यूस किया जा सकता है? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया जा सकता है। ये ओरस्टेड का एक्सपेरिमेंट था जिसने ये बताया था कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म आपस में जुड़े हुए हैं। इलेक्ट्रिसिटी को यूज करके आप मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकते हो। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी को यूज करके मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया जा सकता है। मतलब दोनों के बीच में रिलेशन बताया था, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म। फिर ये दो साइंटिस्ट थे जिनका नाम था फेराडे और हेनरी। फेराडे और हेनरी ने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए थे और उनके बेसिस पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के कुछ लॉ बताए थे, जिसमें फर्स्ट लॉ ये था कि किसी भी कॉइल या किसी भी कंडक्टर से पास होने वाला अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज किया जाएगा तो उस कॉइल या कंडक्टर के अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस होगा। जैसे कोई कॉइल है, अगर हम इस कॉइल के पास में एक मैग्नेट को मूव करेंगे तो इस कॉइल से पास होने वाला जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो चेंज होगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से इस कॉइल के अंदर ऑटोमेटिकली करंट इंड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है। ये जो फिनोमेना है ये प्रूव करती है कि अगर आप मैग्नेटिक फील्ड को यूज करते हो तो उससे आप एक इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस कर सकते हो। मतलब इस कॉइल में इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस किया जा सकता है बाय यूजिंग ए मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, जस्ट इसका उल्टा मान सकते हो आप इसको। इसमें इलेक्ट्रिसिटी को यूज करके मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया गया है और इसमें मैग्नेटिक फील्ड को यूज करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर गई है। ठीक है, ये दोनों एक्सपेरिमेंट काफी इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट थे अपने टाइम के, और इनके बेसिस पे एक थोड़ा सा हमारे दिमाग में एक चीज आने लग गई कि अगर हम वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड को यूज करके इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस कर सकते हैं तो क्या हम इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज करके भी एक इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस कर सकते हैं? जैसे मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से इस कॉइल के अंदर करंट प्रोड्यूस होता है, क्या ऐसे ही अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को कहीं पे चेंज किया जाए, दो चीजें होती है ना, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है जो चार्ज की वजह से प्रोड्यूस होता है, और एक मैग्नेटिक फील्ड होता है जो कि मैग्नेट या करंट कैरिंग वायर की वजह से प्रोड्यूस होता है। तो अगर एक वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस कर पा रहा है तो क्या एक वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड भी करंट और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर पाएगा? ऐसा सोच के एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था मैक्सवेल। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने एक कैपेसिटर को चार्ज करके देखा, और उस कैपेसिटर की चार्जिंग प्रोसेस के दौरान उन्होंने देखा कि यहाँ पे दो ऐसे बेसिक लॉ हैं जो फेल हो रहे हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म से रिलेटेड टॉपिक है उनको स्टडी करने के लिए यूज किए जाते हैं, लेकिन जब हम कैपेसिटर को चार्ज कर रहे होते हैं तो उस प्रोसेस के दौरान वो दोनों लॉ फेल हो जाते हैं। अब वो कौन कौन से दो लॉ हैं पहले वो देखते हैं, और किस तरीके से वो फेल होते हैं उसको स्टडी करते हैं। देखो, इन्होंने बोला कि मान लो कि एक कैपेसिटर है और इसको हम चार्ज कर रहे हैं, तो इस कैपेसिटर को उन्होंने क्या किया, एक वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट कर दिया, मान लो कि एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, ये यहाँ पे की लगा दी। अब शुरुआत में कैपेसिटर के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, इसके पास कोई एनर्जी नहीं है। जैसे ही हम की को ऑन करेंगे, तो हम देखते हैं कि सर्किट में जो करंट है वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। एक स्मॉल टाइम इंटरवल ऐसा होगा जिसमें करंट इंक्रीज हो रहा होगा। जैसे ही स्विच को ऑन किया जाएगा तो ऑन करने से पहले सर्किट में करंट कितना था? 0। लेकिन जैसे सर्किट को ऑन करेंगे तो इसमें कुछ टाइम बाद में कांस्टेंट करंट आई फ्लो हो रहा होगा। तो 0 से आई तक करंट को इंक्रीज होने में कुछ ना कुछ टाइम लगेगा, उसको dt मान लेते हैं, स्मॉल टाइम इंटरवल। तो स्मॉल टाइम इंटरवल dt के अंदर क्या हुआ, यहाँ पे करंट इंक्रीज हो रहा था, और जैसे जैसे करंट इंक्रीज हो रहा था ये कैपेसिटर चार्ज हो रहा था। ये कैपेसिटर चार्ज होता जाएगा, इस बैटरी से कनेक्टेड है। तो जैसे हम की को ऑन करेंगे तो हम क्या देखते हैं कि ये जो करंट है जो सर्किट में फ्लो होगा, जिसको हम चार्जिंग करंट बोल सकते हैं, क्योंकि ये कैपेसिटर को चार्ज करने का काम करेगा, चार्जिंग करंट।
ये क्या करेगा, इस कैपेसिटर को चार्ज करने का काम करेगा। अब ये वाली जो प्लेट है कैपेसिटर की, ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता जाएगा। और इधर वाली जो प्लेट है सेकंड प्लेट, ये बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता जाएगा। अब जैसे जैसे ये प्लेट्स चार्ज होंगी, इन दोनों प्लेट्स के बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ। जैसे जैसे ये कैपेसिटर चार्ज हो रहा होगा, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा होगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा होगा यहाँ पे, इंक्रीज। यानी कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दोनों प्लेट्स के बीच में, ये कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड है, वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो अभी कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है। कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड है, वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड है या इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो कंटिन्यूअसली इंक्रीज होता जा रहा है। ठीक है, तो यहां पे जैसे ही हमने स्विच को ऑन किया, कैपेसिटर चार्ज होना स्टार्ट हो गया। जैसे जैसे कैपेसिटर चार्ज हो रहा है, दोनों प्लेट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है। जब तक कि ये पूरा चार्ज नहीं होगा कैपेसिटर, तब तक ये इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता जाएगा, और जैसे ये पूरा चार्ज हो चुका होगा तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता बढ़ता मैक्सिमम तक पहुंच जाएगा, और उसके बाद में कांस्टेंट हो जाएगा ये। ठीक है, अब यहाँ पे दोनों प्लेट्स के बीच में है एक वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहाँ पे अगर ध्यान से देखा जाए तो इस कैपेसिटर की पहली प्लेट के ऊपर जो इनकमिंग करंट है, इसको मैं कंडक्शन करंट आईसी बोल देता हूं, जो इलेक्ट्रॉन्स के कंडक्शन की वजह से फ्लो होता है। वायर्स के अंदर जो करंट होगा ना, जिसकी वजह से ये कैपेसिटर चार्ज हो रहा है, उसको हम बोलते हैं कंडक्शन करंट। इसको कंडक्शन करंट क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स के कंडक्शन की वजह से या उनके मूवमेंट की वजह से प्रोड्यूस होता है, इसलिए इसको बोलते हैं कंडक्शन करंट, जो इस कैपेसिटर को चार्ज कर रहा है ना। ये कंडक्शन करंट ही यहाँ पे क्या है, चार्जिंग करंट है। तो इन वायर्स में जो करंट है उसको हमने क्या नाम दे दिया, कंडक्शन करंट। अगर ध्यान से देखा जाएगा तो इस पहली प्लेट के ऊपर जो इनकमिंग करंट है वो कितना है, आईसी। ये करंट ऐसे आ रहा होगा यहाँ पे, लेकिन पहली प्लेट से कोई करंट बाहर नहीं जा रहा। कैपेसिटर के अंदर दो प्लेट्स होती है और उन दोनों के बीच में या तो एयर होती है या फिर कोई इंसुलेटिंग मीडियम होता है जिसको डाइलेक्ट्रिक बोलते हैं। तो पहली प्लेट से दूसरी प्लेट पे करंट नहीं जाएगा बीच में से, तो पहली प्लेट के ऊपर करंट आ तो रहा है लेकिन इस प्लेट से बाहर नहीं जा पा रहा। जबकि किरचॉफ करंट लॉ क्या बोलता है, किरचॉफ करंट लॉ जिसको शॉर्ट में हम केसीएल बोलते हैं, किरचॉफ करंट लॉ ये बोलता है कि किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में किसी भी पॉइंट के ऊपर इनकमिंग करंट और आउटगोइंग करंट हमेशा बराबर होना चाहिए। जबकि यहां पे इनकमिंग करंट तो है लेकिन आउटगोइंग करंट क्या है, जीरो। यानी कि यहां पे ये जो किरचॉफ करंट लॉ है ये फेल हो गया। किरचॉफ करंट लॉ क्या बोल रहा है, इनकमिंग करंट आउटगोइंग करंट बराबर होनी चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है यहाँ पे। ठीक है, दूसरी चीज, ये जो सेकंड प्लेट है इस पे भी सेम एक्टिविटी हो रही है। इस प्लेट के ऊपर आउटगोइंग करंट तो है, कौन सा, आईसी, लेकिन इनकमिंग करंट नहीं है। अगेन यहाँ पे किरचॉफ करंट लॉ फेल हो रहा है। तो पहला लॉ जो यहाँ पे कैपेसिटर की चार्जिंग प्रोसेस के दौरान फेल हो रहा है एक तरह से, जो अप्लाई नहीं किया जा सकता, वो कौन सा है, किरचॉफ करंट लॉ। ठीक है, सेकंड लॉ जो यहाँ पे फेल होगा उसको हम बोलते हैं एम्पियर सर्क्यूटल लॉ। एम्पियर सर्क्यूटल लॉ क्या है, एम्पियर सर्क्यूटल लॉ ये है कि अगर आप किसी भी करंट कैरिंग वायर के चारों तरफ अगर एक इमेजिनरी लूप कंसिडर करते हो, तो इस इमेजिनरी लूप के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड का जो लाइन इंटीग्रल आएगा, इंटीग्रेशन बी डॉट डीएल, वो हमेशा म्यू नॉट इनटू टोटल करंट इनसाइड द लूप इसके बराबर आएगा। यानी कि इंटीग्रेशन बी डॉट डीएल किसके बराबर होगा, म्यू नॉट इंटू आई के बराबर होगा। इसी को हम बोलते हैं एम्पियर सर्क्यूटल लॉ। तो ये जो एम्पियर सर्क्यूटल लॉ है, एम्पियर्स सर्क्यूटल लॉ, ये यहां पे क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। कैसे फेल होता है वो समझना। अगर मैं इस वायर के लिए इसको अप्लाई करूं एम्पियर सर्क्यूटल लॉ को, तो इसके लिए मुझे इसके चारों तरफ एक इमेजिनरी लूप कंसिडर करना होगा। ये मान लो इसका नाम रख दिया फर्स्ट लूप है ये, और ये कहां पे है, तो ये कैपेसिटर के बाहर, ये जो वायर इस कैपेसिटर को कनेक्ट कर रहा है बैटरी से, उसके चारों तरफ इमेजिन किया गया है। अब इसके लिए हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। ये जो लूप आपने कंसिडर किया है इसके अंदर करंट कितना है, आईसी के बराबर है। तो अगर आप इस इक्वेशन से इंटीग्रेशन बी डॉट डीएल ये सॉल्व करते हो, तो इसको किसके बराबर लिखेंगे, म्यू नॉट इनटू आईसी के बराबर लिखेंगे। इधर जो सॉल्व करने पे आएगा और इधर जो आंसर आएगा वो बिल्कुल सेम आएगा। तो जो पहला लूप है उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, इसके लिए एम्पियर सर्क्यूटल लॉ यहाँ पे फॉलो हो रहा है। लेकिन जब कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स के बीच में ऐसा ही एक लूप इमेजिन किया गया, ये दोनों प्लेट्स है कैपेसिटर की, इनके बीच में एक लूप इमेजिन करना है आपको, है ना। दोनों प्लेट्स है, इनके पैरेलल प्लेन में आपने एक सर्कुलर लूप इमेजिन कर लिया।
अब ये जो सर्कुलर लूप है इसका नाम रख देते हैं सेकंड लूप, ये सेकंड लूप है। अब इस लूप के लिए भी सेम फॉर्मूला अप्लाई किया। अब इस लूप के अंदर करंट कितना है, तो पहली प्लेट और दूसरी प्लेट इन दोनों के बीच में कोई भी करंट नहीं है। पहली प्लेट और दूसरी प्लेट इन दोनों के बीच में कोई भी करंट नहीं है, तो करंट की वैल्यू क्या पुट करनी पड़ेगी इस फॉर्मूले में, जीरो। अगर करंट की वैल्यू जीरो पुट करोगे तो म्यू नॉट इंटू जीरो जीरो आएगा, और इससे जब मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट किया जाएगा दोनों प्लेट्स के बीच में इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग, तो वो भी जीरो आएगा, क्योंकि इक्वल टू जीरो लिखा है ना, तो आंसर जीरो ही आएगा। इसका मतलब दोनों प्लेट्स के बीच में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। लेकिन जब प्रैक्टिकली एक कंपास को रख के यहाँ पे या मैग्नेटिक निडल को रख के देखा गया तो उसमें डिफ्लेक्शन आ रहा था। कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स के बीच में अगर हम कंपास को रखते हैं या मैग्नेटिक निडल को रखते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड को डिटेक्ट कर सकती है, तो उसमें डिफ्लेक्शन आ रहा था। डिफ्लेक्शन इस चीज का इंडिकेशन है कि इन दोनों प्लेट्स के बीच में एक मैग्नेटिक फील्ड है, जबकि एम्पियर सर्कुलर लॉ के अकॉर्डिंग दोनों प्लेट्स के बीच में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो ये सेकंड लॉ है जो इस फिनोमेना को एक्सप्लेन करने में फेल हो गया। ठीक है, कौन कौन से दो लॉ यहाँ पे फेल हो रहे हैं, पहला है किरचॉफ करंट लॉ, इनकमिंग करंट आउटगोइंग करंट के बराबर नहीं है पहली या दूसरी प्लेट के लिए। ठीक है, और एम्पियर सर्कुलर लॉ भी यहाँ पे फेल हो गया, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग इन दोनों प्लेट्स के जो बीच में ये लूप कंसिडर किया है इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड जीरो आना चाहिए। मतलब यहाँ पे इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड क्या होना चाहिए, जीरो, जबकि प्रैक्टिकली आपको मैग्नेटिक फील्ड मिल रहा है। तो जो प्रैक्टिकली आप देख रहे हो आप तो उसी चीज को सही मानोगे। इसका मतलब यहाँ पे एम्पियर सर्कुलर लॉ फेल हो जाता है। अब इसको समझाने के लिए, इन दोनों लॉ को सेटिस्फाई करने के लिए, ये जो मैक्सवेल नाम का साइंटिस्ट है इसने एक चीज इमेजिन करी। इसने बोला कि हो सकता है कि दोनों प्लेट्स के बीच में भी यहाँ पे करंट हो। तो उसको पूछा गया भी करंट तो कैसे होगा, दोनों प्लेट्स के बीच में क्या है, इंसुलेटिंग मीडियम होता है या तो, या फिर एयर होती है, तो करंट तो फ्लो हो ही नहीं सकता। तो फिर कौन सा करंट होगा दोनों प्लेट्स के बीच में। उसने बोला कि यहाँ पे ये तो बोल सकते हो कि कंडक्शन करंट जीरो है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन यहाँ पे दोनों प्लेट्स के बीच में एक वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये जो वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड है ये करंट प्रोड्यूस कर रहा है यहाँ पे, और उस करंट की डायरेक्शन है पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ, और उस करंट का उसने नाम रखा था डिस्प्लेसमेंट करंट ID। कनेक्टिंग वायर्स में तो कौन सा करंट है, कंडक्शन करंट, और दोनों प्लेट्स के बीच में कंडक्शन करंट तो है नहीं, उसकी जगह दूसरा करंट कौन सा आ गया, डिस्प्लेसमेंट करंट। अब क्योंकि ये कंडक्शन करंट का रिप्लेसमेंट है उसकी जगह हमने इसको इमेजिन किया, इसलिए इसका नाम ऐसा रखा है। क्या बोलते हैं इसको, डिस्प्लेसमेंट करंट बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको, डिस्प्लेसमेंट करंट। तो यहाँ पे ये जो ID है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट करंट को। कौन सा करंट, डिस्प्लेसमेंट करंट। अब इसकी खास बात देखो, ये जो डिस्प्लेसमेंट करंट है इसकी खास बात क्या है, अगर हमें किरचॉफ करंट लॉ को सेटिस्फाई करना है तो उसके अकॉर्डिंग पहली प्लेट के ऊपर इनकमिंग करंट और आउटगोइंग करंट क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। पहली प्लेट के ऊपर इनकमिंग करंट कौन सा है, IC, और आउटगोइंग करंट कौन सा है, ID। इसका मतलब दोनों क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो पहली चीज हमको ये पता चली कि किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में अगर डिस्प्लेसमेंट करंट है तो वो हमेशा उस सर्किट में जो कंडक्शन करंट होगा उसके बराबर ही होगा। अगर मान लो कि इस कैपेसिटर के लिए आपको बता दें कि वायर्स में जो कंडक्शन करंट है वो इतना है, जब ये कैपेसिटर चार्ज हो रहा है तो कंडक्शन करंट इतना फ्लो हो रहा है वायर्स के अंदर, तो बताओ दोनों प्लेट्स के बीच में डिस्प्लेसमेंट करंट कितना उस टाइम पे, सेम वैल्यू होगी, तभी तो किरचॉफ करंट लॉ सेटिस्फाई होगा। हमेशा डिस्प्लेसमेंट करंट और कंडक्शन करंट मैग्नीट्यूड में इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, पहली चीज ये याद रखेंगे। फिर एम्पियर सर्कुलर लॉ को भी सेटिस्फाई कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे जो एम्पियर सर्कुलर लॉ है वो कैसे सेटिस्फाई होगा, तो ये जो बीच में जो लूप इमेजिन किया हमने इसके लिए एम्पियर सर्कुलर लॉ अप्लाई करेंगे, और एम्पियर सर्कुलर लॉ अप्लाई करने के लिए आपको बीच में कुछ करंट एज्यूम करना पड़ेगा, जिसको हमने क्या एज्यूम कर रखा है, डिस्प्लेसमेंट करंट। तो जब हमने इन दोनों प्लेट्स के बीच में डिस्प्लेसमेंट करंट इमेजिन किया तो इस लॉ के अकॉर्डिंग अब I की वैल्यू जीरो नहीं है, I की वैल्यू आपको क्या पुट करनी है, ID के बराबर पुट करनी है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड सॉल्व करने पे जीरो नहीं आएगा, और जीरो नहीं आएगा तो प्रैक्टिकली भी हम ये देख रहे हैं कि दोनों प्लेट्स के बीच में यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड है, जो कि आप भी मैथमेटिकली भी समझा सकते हो और प्रैक्टिकली भी देख सकते हो। इसका मतलब ये इक्वेशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो जाती है। तो सिर्फ इतना सा इमेजिन करने से, ये वैसे तो पहले इमेजिन ही किया गया था, मैक्सवेल के पास वैसे कोई मैथमेटिकल इक्वेशन नहीं थी जिससे वो बताए कि भी यहाँ पे दोनों प्लेट्स के बीच में ये करंट है। उसने पहले इमेजिन किया, उसके बाद में कैलकुलेशन करी सारी
कि भाई हाँ ये करंट होगा तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, कितना होगा, ये सारी चीजें इसी से आई है। फिर तो दोनों प्लेट्स के बीच में ये जो वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड है ये इस करंट को प्रोड्यूस कर रहा है। तो अगर आपको कभी भी पूछा जाए कि डिस्प्लेसमेंट करंट का सोर्स क्या है, तो सोर्स है वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या होता है? वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड। जब तक ये इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होता रहेगा तब तक दोनों प्लेट्स के बीच में ये करंट प्रोड्यूस होता रहेगा। जब कैपेसिटर फुली चार्ज होगा तो उस कंडीशन में दोनों प्लेट्स के बीच में ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये मैक्सिमम तक बढ़ के कांस्टेंट हो जाएगा। और कांस्टेंट होने से अब ये क्योंकि चेंज नहीं हो रहा होगा, और अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं होगा तो फिर दोनों प्लेट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो चेंज नहीं होगा। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज नहीं होगा तो इसका मतलब दोनों प्लेट्स के बीच में अब डिस्प्लेसमेंट करंट क्या हो जाना चाहिए? जीरो हो जाना चाहिए। तो जीरो हो जाता है। ये करंट आपको सिर्फ तब तक मिलेगा जब तक ये कैपेसिटर चार्ज हो रहा है, क्योंकि तभी तक इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो ये चीज याद रखनी है यहाँ पे। अब ये जो डिस्प्लेसमेंट करंट है इसको कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला भी हम यूज कर सकते हैं। हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में गॉसेस लॉ पढ़ा था, जो ये बोलता है कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। इसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में गॉसेस लॉ बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में गॉसेस लॉ। यहां से आप क्यू इक्वल टू क्या लिख सकते हो? एप्सिलॉन नॉट पाई ई। पाई ई का मतलब है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब क्योंकि यहाँ पे मैं दो चीजों के लिए बात कर रहा हूं, एक तो मैग्नेटिक फ्लक्स और एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को बताने के लिए फाई ई का सिंबल होगा और मैग्नेटिक फ्लक्स को बताने के लिए फाई बी का सिंबल यूज करेंगे। अगर दोनों साइड में डिफरेंशिएट कर दिया जाए तो ये आ जाएगा डी क्यू बाई डी टी। इधर आएगा एप्सिलॉन नॉट, ये तो कांस्टेंट है, और ये आ जाएगा डी फाई ई अपॉन डी टी। जो डी क्यू बाई डी टी है यानी कि चार्ज की जो फ्लो रेट है उसको हम बोलते हैं करंट। तो ये आ गया अपने पास में डिस्प्लेसमेंट करंट आई डी का फॉर्मूला, जो कि बराबर होगा एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अपॉन डी टी के बराबर। अब ये जो इक्वेशन है ये क्या बता रही है? अब ध्यान से देखना इधर, ये इक्वेशन ये बता रही है एप्सिलॉन नॉट तो यहाँ पे कांस्टेंट है। अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स को टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज करोगे, डी फाई ई बाई डी टी का मतलब है रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स को या इलेक्ट्रिक फील्ड को कहीं भी चेंज किया जाएगा टाइम के रेस्पेक्ट में तो वहां पे करंट प्रोड्यूस होगा, और उसी करंट का नाम क्या है? डिस्प्लेसमेंट करंट, जो कि किसके बराबर होगा? एप्सिलॉन नॉट इनटू डी फाई ई बाई डी टी के बराबर होगा। ठीक है, ये इस फॉर्मूले से पता चला। तो ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे अगर हमें डिस्प्लेसमेंट करंट का मैग्नीट्यूड फाइंड करना हो तो। बाकी किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में अगर कंडक्शन करंट बता रखा है तो जितना कंडक्शन करंट होगा एग्जैक्टली उतना ही डिस्प्लेसमेंट करंट होगा, ये आप याद कर सकते हो। ठीक है, सीधी वो वैल्यू पुट कर देंगे। जैसे मैंने बोला कि ये कैपेसिटर चार्ज हो रहा है और चार्जिंग के दौरान किसी इंस्टेंट पे इसमें 2 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है वायर्स के अंदर, यानी कि कंडक्शन करंट कितना है? 2 एम्पियर। तो बताओ उसी इंस्टेंट पे डिस्प्लेसमेंट करंट कितना होगा? तो ये दोनों हमेशा बराबर होते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट करंट कंडक्शन करंट के बराबर ही होगा। कितना होगा? 2 एम्पियर के बराबर ही होगा। ये अपना आंसर होगा। ठीक है, अब मैक्सवेल ने ये जो एक चीज यहां पे बताई थी, एक नई चीज थी डिस्प्लेसमेंट करंट, और इससे फिर आगे भी हमको कई चीजें पता चली कि जैसे इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म आपस में जुड़े हुए हैं। जैसे आप वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड को यूज करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हो, वैसे ही एक वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड को यूज करके भी इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया जा सकता है। मतलब ये दोनों एक दूसरे को प्रोड्यूस कर सकते हैं। एक वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस कर सकता है, और जो वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड है वो वापस से एक वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है, और इसी से पता चला कि इस टाइप की कुछ वेव्स भी होती है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वेरी करता रहता है, चेंज होता रहता है, और इस टाइप की वेव्स को हम नाम देते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। क्या बोलते हैं इनको? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, क्योंकि इसमें दो चीजें होती हैं, एक तो होता है वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड और एक होता है वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड, और दोनों एक दूसरे को प्रोड्यूस करते रहते हैं और आगे से आगे ये बढ़ते रहते हैं। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वो इसी वजह से आगे ट्रेवल कर पाती है। ठीक है, जैसे पानी के अंदर आप पत्थर डालोगे तो पानी में वेव्स बनना स्टार्ट हो जाएंगी। अब जहां पे पत्थर डाला वहां पे एक डिस्टर्बेंस क्रिएट हो गया, वो जो डिस्टर्बेंस है वो क्या करेगा? वेव्स क्रिएट करेगा और वो पानी के अंदर दूरी तक ट्रेवल कर जाएंगी। उसी तरीके से अगर कहीं भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करोगे, वेरी करोगे, तो वहां भी क्या होगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बनना स्टार्ट हो जाएंगी। अगर आप कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करते हो टाइम के साथ में, तो उससे क्या बनना स्टार्ट हो जाती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाती है। तो इस तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस होती है। तो ये जो मैक्सवेल की खोज थी एक तरह से
डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में, ये काफी इंपॉर्टेंट थी। और ऐसी जितनी भी इक्वेशंस हैं जिनसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में स्टडी कर सकते हैं, उनकी स्पीड वगैरह कैलकुलेट कर सकते हैं, उनकी एनर्जी वगैरह कैलकुलेट कर सकते हैं, उन सारी इक्वेशंस को हम नाम देते हैं मैक्सवेल इक्वेशन, मैक्सवेल के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो जो पहला टॉपिक जो इस चैप्टर के अंदर एग्जाम में पूछा जाता है, अभी तो ये सारी बेसिक बातें बताई थी, जो पहला टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट है वो है मैक्सवेल इक्वेशंस। आपको पूछा जाएगा कि मैक्सवेल इक्वेशंस क्या हैं, तो आप देखोगे कि मैक्सवेल की खुद की एक भी इक्वेशन नहीं है इसमें, वो सारी अलग अलग साइंटिस्ट लोगों की इक्वेशन है, लेकिन उन इक्वेशंस को यूज करके हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की प्रॉपर्टीज वगैरह कैलकुलेट करते हैं, उनकी स्पीड वगैरह पता करते हैं, उनकी एनर्जी वगैरह कैलकुलेट करते हैं। इसलिए उन सारी की सारी इक्वेशंस को हम क्या बोलते हैं, मैक्सवेल इक्वेशंस बोलते हैं। क्या बोलेंगे उनको, मैक्सवेल इक्वेशन। अब कौन कौन सी मैक्सवेल इक्वेशंस हैं वो देखो। सबसे पहले तो आती है गॉसेस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, गॉसेस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। गॉसेस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या था, इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस इक्वल्स टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ये किसका फॉर्मूला है, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है। गॉसेस लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ये बोलता है द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स passing through any closed surface is always equal to q upon epsilon naught, जहां पे q का मतलब है उस क्लोज सरफेस के अंदर चार्ज की वैल्यू। कोई भी क्लोज सरफेस है, अगर उसके अंदर चार्ज q है तो उससे पास होने वाला जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो बराबर होगा q बाई एप्सिलॉन नॉट के। इसी को हम बोलते हैं गॉसेस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। सेकंड भी गॉसेस लॉ ही है, लेकिन वो मैग्नेटिज्म के अंदर हम यूज करते हैं, मैग्नेटोस्टैटिक्स में यूज करते हैं। तो दूसरा क्या है, गॉसेस लॉ इन मैग्नेटिज्म। गॉसेस लॉ मैग्नेटिज्म ये बोलता है कि द टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी सरफेस इज ऑलवेज जीरो। किसी भी सरफेस, चाहे वो क्लोज सरफेस हो चाहे वो ओपन सरफेस हो, किसी भी सरफेस से पास होने वाला टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स हमेशा जीरो होता है। ठीक है, सिर्फ आपको इक्वेशंस बतानी है, स्टेटमेंट लिखना है, इसकी इक्वेशन बतानी है। मैक्सवेल इक्वेशन में बस इतना ही करना है, और ज्यादा इसमें एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। तीसरा है इसके अंदर फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जो हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाले चैप्टर में पढ़ा था, तो उसको थर्ड मैक्सवेल इक्वेशन बोलते हैं। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या था, E इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई डी टी। रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स इसलिए 5b लिख देते हैं। The rate of change of magnetic flux is always equal to induced EMF in the coil or conductor। किसी भी कॉयल या किसी भी कंडक्टर में इंड्यूस होने वाला जो EMF है वो हमेशा जो कॉयल या कंडक्टर से पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स है उसके चेंज होने की रेट के बराबर होता है। तो इसको हम बोलते हैं फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब इसी लॉ को हम थोड़ा सा डिटेल में लिखेंगे और ये मैक्सवेल की थर्ड इक्वेशन बोली जाएगी। हमको एक चीज पता है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें एक रिलेशन होता है, V इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होता है माइनस डीवी बाई डी आर के। इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर होगा, माइनस डीवी बाई डी आर। डीवी का मतलब होता है पोटेंशियल डिफरेंस, डी आर का मतलब है डिस्टेंस, और ई का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां से आप लिख सकते हो डीवी इक्वल्स टू माइनस ई डॉट डी आर। वेक्टर फॉर्म में लिख देंगे इसको। वेक्टर फॉर्म में इसलिए लिखा है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट ये दोनों वेक्टर होते हैं, और जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है, इसलिए ऐसा लिखना पड़ेगा इसको। अब अगर हमें पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू फाइंड करनी है तो इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। इंटीग्रेशन ऑफ डीवी आ जाएगा अपने पास v, और ये आ जाएगा इंटीग्रेशन e डॉट डी आर, ऐसा लिख देंगे इसको। ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो इलेक्ट्रिक फील्ड से इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग रिलेटेड है। ठीक है, अब ये जो इक्वेशन है इसमें हमने लिखा है इंड्यूस्ड ईएमएफ इक्वल टू माइनस डी फाइव बी अपॉन डी टी। इंड्यूस्ड ईएमएफ एक्चुअल में एक पोटेंशियल डिफरेंस ही होता है, तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस वाला फॉर्मूला है ये यहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ की जगह लिख दो। तो क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन ई डॉट डी आर, इंटीग्रेशन ई डॉट डी आर, और इधर क्या लिखना है, इक्वल टू। अब ये जो माइनस का सिंबल था वो मैंने कंसिडर नहीं किया है। माइनस का सिंबल सिर्फ डायरेक्शन बताने के लिए होता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमेशा डिक्रीज होने वाले पोटेंशियल की डायरेक्शन में होता है, उसको बताने के लिए वो माइनस का सिंबल होता है। तो हम लिखेंगे इंटीग्रेशन ई डॉट डी आर, माइनस का सिंबल हमने हटा दिया यहाँ पे, ये बराबर होगा माइनस डी बाई डी टी, और ये क्या है 5b, जिसका मतलब है मैग्नेटिक फ्लक्स, और इसका फॉर्मूला होगा इंटीग्रेशन b डॉट ds।
देखो इस तरीके से आप डिटेल में इस फॉर्मूले को लिख दोगे, फॉर्मूला तो यही है, इसी को मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की टर्म्स में लिख दिया। ये जब आप इस तरीके से डिटेल में लिखोगे तो ये बन जाएगा मैक्सवेल की थर्ड इक्वेशन। ठीक है, इसी लो को हमने इस तरीके से डिटेल में लिख दिया, तो ये क्या बन गई, मैक्सवेल की थर्ड इक्वेशन बन गई। और फोर्थ इक्वेशन जिसमें मैक्सवेल ने बाद में करेक्शन किया था वो था एम्पियर सर्कुलर लॉ। एम्पियर सर्कुलर लॉ ये था इंटीग्रेशन, लिख देते पहले तो, कौन सा लॉ है, एम्पियर्स सर्कुलर लॉ। जो एम्पियर सर्कुलर लॉ है वो ये बोलता है कि किसी भी क्लोज लूप के लिए मैग्नेटिक फील्ड का जो लाइन इंटीग्रल है इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल, ये हमेशा उस क्लोज लूप के अंदर करंट और म्यू नॉट के मल्टीप्लीकेशन के बराबर आएगा। तो पहले तो इस फॉर्मूले के अंदर म्यू नॉट इंटू आई लिखा हुआ था, लेकिन मैक्सवेल ने इसमें करेक्शन करके बोला कि ये जो आई है ये दो टाइप का हो सकता है, मतलब करंट दो टाइप का हो सकता है, एक तो हो सकता है कंडक्शन करंट और एक हो सकता है डिस्प्लेसमेंट करंट, तो दोनों को लिखो यहाँ पे। तो ये जो मैक्स एम्पियर एक तरह से सर्कुलर लॉ है उसको मैक्सवेल ने करेक्ट करके इस तरीके से लिखा था, तो इसी को हम बोलते हैं एम्पियर मैक्सवेल इक्वेशन। अब इसको एम्पियर मैक्सवेल इक्वेशन बोला जाएगा क्योंकि इसमें डिस्प्लेसमेंट, जो डिस्प्लेसमेंट करंट है उसको भी आपने मेंशन कर दिया है। तो इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल किसके बराबर होगा, म्यू नॉट इंटू आई सी प्लस आई डी के बराबर होगा। तो इस तरीके से लिखा जाता है, इसको हम बोलते हैं एम्पियर सर्कुलर लॉ। वैसे तो एम्पियर मैक्सवेल इक्वेशन भी बोला जा सकता है इसको, क्योंकि मैक्सवेल ने करेक्शन कर दिया इसमें, और इसी को हम जो मैक्सवेल है उसकी फोर्थ इक्वेशन बोलते हैं। तो ये जो चार इक्वेशन है ये काफी इंपॉर्टेंट है अपने लिए, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, मैक्सवेल इक्वेशंस बोलेंगे। और इन्हीं चारों इक्वेशंस की हेल्प से हम जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज को कैलकुलेट करते हैं, उनकी स्पीड वगैरह सारी चीजें कैलकुलेट की जाती है। ठीक है, एक और इक्वेशन होती है जिसको लोरेंट्ज फॉर्मूला बोलते हैं, वो भी हम कोई कोई जगह पे यूज करते हैं। लोरेंट्ज फोर्स का फॉर्मूला होता है, लोरेंट्ज फोर्स बोला जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा हो तो उस पर दो फोर्स लगेंगे, एक तो इलेक्ट्रिक फोर्स और एक मैग्नेटिक फोर्स, इन दोनों का जो सम होता है उसी को बोलते हैं लोरेंट्ज फोर्स। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से चार्ज पार्टिकल पे जो फोर्स लगता है उसका फॉर्मूला होता है Q इंटू ई, और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लगता है किसी भी चार्ज पार्टिकल पे जो कि मूव कर रहा होता है उसका फॉर्मूला होता है Q इंटू वी क्रॉस बी। तो ये जो इक्वेशन है इसी को हम क्या बोलते हैं, लोरेंट्ज फोर्स बोलते हैं। ठीक है, आया समझ में। तो पहला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का वो यही है, जो मैक्सवेल इक्वेशंस है उनको डिफाइन करो। तो उसमें आपको क्या करना है, सिर्फ आपको इन सारे के सारे जो लॉ हैं इनका स्टेटमेंट लिखना है, फिर इनकी इक्वेशन लिखनी है। इन चारों इक्वेशंस को, जो खुद की मैक्सवेल की एक भी नहीं है, अलग अलग साइंटिस्ट लोगों की इक्वेशंस हैं, इन्हीं को हम बोलते हैं मैक्सवेल इक्वेशंस। बोलो आया क्या समझ में, ठीक है।